उसका क्या फैसला है। तो आज आर्टिकल 18 को देखो, आप देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे ही 1.5 घंटे पर आप सबकी कक्षा होती होंगी शायद, तो कुछ बच्चे कहने लगते हैं कि भैया, एक दो बच्चे ऐसे होते हैं क्लास के अंत में कि अभी आज इसको रहने दीजिए। तो दोस्त, जब आपको जाना होया करे क्लास से, आप जा सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप संविधान को पढ़ रहे हैं। तो सेना और विद्या के क्षेत्र में अनुमति से क्या मतलब है? मिलिट्री। बताइए, सेना के क्षेत्र में कुछ एक नाम लिखिए आप। मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस की बात की गई है, यहां पे डिस्टिंक्शंस की बात की गई है, ठीक है। जैसे मिलिट्री में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि भाई ये मेजर है, मेजर, कॉलोनल, कॉलोनल बन गया कोई व्यक्ति। आपका एकेडमिक्स के क्षेत्र में आपने डिग्री ली पीएचडी की, तो आपको डॉक्टर कहा जाता है, या आप एमबीबीएस हैं तो भी डॉक्टर कहा जाता है आपको। आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो इंजीनियर आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। तो ये क्या है फिर? ये भी तो भैया टाइटल हुए, उपाधि हुई। तो उन्होंने बोला कि ये सब कैसी हैं, ये सेना के क्षेत्र से और विद्या के क्षेत्र है, उनके लिए परमिशन है, उनके लिए अनुमति है। भारत रत्न मिल सकता है या नहीं? भारत रत्न और आपका पद्म अवार्ड जितने भी हैं, पद्म पुरस्कार कितने होते हैं? पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार में देखो 3 होते हैं, एक तो पद्म विभूषण होता है, एक पद्म भूषण होता है, और एक आपका पद्मश्री होता है। ये सभी आपका 1954 में शुरू हुए थे, और भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न। तो क्या बोलेंगे, इनकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी बताएं जरा? 26 जनवरी को दिए जाते हैं। शुरुआत हुई थी इनकी 1954 में, ठीक है। ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ठीक है। ये क्या है? पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये चौथा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो भारत रत्न भी तो उपाधि हुई फिर। तो यहां पर एक कोर्ट का एक आपका डिसीजन है, उसको नोट करके लिखना, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बालाजी राघवन वर्सेस यूओआई, यूआई का मतलब है यूनियन ऑफ इंडिया, 1996। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि ये किसी को जो भारत रत्न मिला है, क्या हेरिडिटरी के आधार पर मिला है? मुझे बताओ, क्या उसके पिता भारत रत्न थे तो उसके बच्चे को क्या भारत रत्न कहा जाता है? आप कहेंगे नहीं भैया, यानी कि यहां पर हेरिडिटरी का आपका प्रिंसिपल नहीं लागू है। तो उन्होंने कहा कि ये वंशानुगत तो है नहीं, ये तो जो हमेशा दिया जाता है भारत रत्न या पद्म पुरस्कार, ये व्यक्ति को उसकी मेरिट के आधार पर दिया जाता है। मेरिट मतलब उसने कौन से कार्य किए हैं, विशेष कार्य उसके कैसे हैं। तो इसको मान लिया गया इस जजमेंट में कि भाई ये तो मना कर दिया ना उपाधियों का, तो इनको बोल दिया गया ये उपाधि नहीं है, इनको टाइटल ही नहीं माना। उपाधि तो वो होती है जो हेरिडिटरी हो, किसी को दी जाती है, किसी के द्वारा दी जाती है, तो दिए तो ये भी जाते हैं फिर भारत सरकार के द्वारा, लेकिन ये वंशानुगत नहीं है, ये उपाधि नहीं है, अलंकरण है। क्या बोल दिया गया इनको? अलंकरण है। इनको टाइटल मानने से ही मना कर दिया, तो टाइटल पर ही तो रोक लगा रही है। तो क्या बोलेंगे? दीज आर नॉट द टाइटल्स, आर नॉट द, दीज आर नॉट द टाइटल्स। क्या कहा गया? नॉट द टाइटल्स, दीज आर डेकोरेशंस। क्या माना गया है इनको? भैया इनको यहां पर डेकोरेशन माना गया है, इनको उपाधि माना ही नहीं गया है। दूसरा, इसी केस में एक जजमेंट और आया कि ये उपाधि नहीं है, ये अलंकरण है। साथ में कहा गया आप कभी भी अपने नाम के आगे या पीछे, यानी सफिक्स और प्रीफिक्स की तरह उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इनको लगा नहीं सकते हैं। जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हम कहें तो हम तो कह सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर कभी भी अपने नाम पे, जैसे घर की प्लेट वो लगाए नेम प्लेट, तो वो ये नहीं लिख सकते अपने घर पर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, या कहीं पर वो किसी कागजात में इस बात को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उपाधियां अक्सर लिखी जाती थी, सर, नाइट, ऐसे। तो उसमें एक डिस्टिंग्विश करने के लिए, एक विभेद करने के लिए भी, एक अंतर पैदा करने के लिए भी कहा गया कि भाई आप जो है अगर इसको लगाएंगे तो ये उपाधि की तरह होगा, फिर तो वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, सामान्य जन हम अखबार, किताब, पत्रिका, इनमें अक्सर आपने देखा होगा, जैसे बोलते भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, है ना, भारत रत्न नेल्सन मंडेला, भारत रत्न अब्दुल गफ्फार खान, भारत रत्न इंदिरा गांधी। तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो स्वयं इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात क्लियर है? क्या कहा गया? दीज आर नॉट द टाइटल्स।
और लिख लेना इस बात को भी, नाम के आगे और पीछे नहीं लगा सकते हैं, ना तो आगे ना पीछे, आगे और पीछे, यानी ना तो सफिक्स के तौर पर ना प्रीफिक्स के तौर पर। अब आया ना, पहली बार समझा, लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो भारत रत्न हो गया। तो क्योंकि देखो ये कब आपका, यहां पे आपको एक बात और देखनी है कि भारत रत्न जो है ये 1954 में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस आज़ादी के समय से रही हमेशा। और स्टैटिक जीके जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब वहां पर मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा कि भारत रत्न कैसे, किन कंडीशंस में, किन किन लोगों को, तो हम पढ़ेंगे कि भारत रत्न जो है वो 1977 में बंद भी हो गए थे, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आई थी, मोरारजी देसाई की, उन्होंने क्या बोला, इनको खत्म करो, क्योंकि ये सब तो उपाधियां हैं और कांग्रेस अपने लोगों को देती है इनको। लेकिन बाद में क्या बोलेंगे, जब इंदिरा गांधी वापस 1980 में चुनाव हो गए आई, तो 1980 में फिर शुरू हो गए थे। तो ये बात याद रखेंगे कि क्या किया गया है इसमें, उपाधियों का अंत किया गया है। अगली बात और याद रखेंगे इसमें एक की गई है, विदेश से उपाधि नहीं प्राप्त कर सकते। मान के चलो कोई विदेशी यूनिवर्सिटी आपको उपाधि दे रही है, भैया हम तो अक्सर पढ़ते हैं कि उनको दिया गया, उपाधि नहीं प्राप्त कर सकते, उपाधि नहीं प्राप्त कर सकते, प्राप्त कर सकते। जर्नल कंसेप्शन ये है कि कोई भी आपको जो फॉरेन से आपका टाइटल मिल रहा है वो नहीं ले सकते। अगर लेना है तो कैसे मिलेगा, राष्ट्रपति की परमिशन से, राष्ट्रपति की लिख लेना, अनुमति से ले सकते हैं। पहले आपको इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति से ले सकते हैं। बात क्लियर है प्यारे साथी, बताएं एक बार। तो इतनी सी बातें हमको आज करनी थी, ठीक है, यानी कि फॉरेन से आप टाइटल को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। अब हमको क्वेश्चन बनाने हैं, और मैं उन सारे महानुभावों से पूछना चाहूंगा कि कक्षा में उनका क्या स्कोर रहेगा। और चलो छोड़ो, आर्टिकल 14 से 15, मतलब ऐसा भी होता है ना, एक वर्ग ऐसा होता है कि उसको आप चाहे जितना भी समझा लें और वो समझ ही नहीं सकता। मतलब इसीलिए कहते हैं कि सभी समान नहीं है, सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं है, सबकी बुद्धि इसीलिए एक जैसी नहीं होती। 14 में हमने पढ़ा था, यहां से आर्टिकल 14 से 18 आज हमको पढ़ना था, जिसमें समानता का अधिकार है। और समानता का अधिकार में पहली बात क्या है, समानता का अधिकार में पहली बात हमने पढ़ी कि राज्य जो है सबको, कानून जो है सबको समान समझेगा, सिर्फ विधि के समक्ष समता, कानून के लिए सब समान, ब्रिटेन से हमने सिद्धांत लिया। लेकिन परिस्थितियां सबके लिए अलग अलग होती हैं, जैसे कि एक स्वस्थ पुरुष और एक विकलांग व्यक्ति की एक जैसी कंडीशन नहीं है तो दोनों पुरुष ही, लेकिन एक विकलांग है और एक स्वस्थ है, तो थे तो दोनों पुरुष। तो आप कहें कि भैया लिंग के आधार पर भेदभाव मत करो, पुरुष पुरुष एक जैसा ट्रीट होना चाहिए, लेकिन उसकी स्थितियां तो अलग हो गई ना, क्योंकि वो विकलांग है। तो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, विकलांग विकलांग के लिए एक जैसा व्यवहार, विकलांगता भी 50-50% है, दिव्यांगता, तो उनके साथ एक जैसा व्यवहार, यानी समान परिस्थितियां। ये हमने अमेरिका से लिया। समान परिस्थितियां कौन बताता है, ऐसे भी समझ लेना, समान परिस्थितियां बना के पूरी दुनिया में रखना चाहता अमेरिका, सही मायने में तो नहीं चाहता, लेकिन याद करने के लिए रख लीजिए। अपवाद कौन कौन है जिन पर यह बात लागू नहीं होती। 15 में बोला कोई भेदभाव नहीं होगा, 15 में याद रखो भेदभाव, ठीक है, भेदभाव। फिर दूसरे में एंट्री, कि भाई कहीं भी एंट्री होनी चाहिए फिर उस आदमी की, जब वो भेदभाव नहीं है। तो 2A में एंट्री बताई गई आपका, ठीक है, ये क्या बताया गया है आपका 15 2A, और B में आपका सार्वजनिक स्थल पर। 3 में 3 लोगों की बात की गई, स्त्री और हम दो, हमारे दो के सिद्धांत के हिसाब से 2 बालकों, ऐसे रिलेट कर लो 3। 4 में किसकी बात की गई भैया बोलेंगे, 4 में आपका अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST, दो अक्षरों से याद रखो, SC ST। 4 में SC ST, ये 15-4 में इनको आरक्षण मिला। सोशली और इकोनॉमिक, ये मैंने आपको बता दिया, क्रीमी लेयर क्या, अन्य पिछड़ा वर्ग में, अन्य किसी में क्रीमी लेयर का सिद्धांत नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग में ही है। 15-5 में OBC SC ST, तो क्या बोलेंगे, यहां तक 4 था, 15-4 में एक वर्ग और आ गया O, तो 4 और 1 15-5 में बताया गया, OBC जैसे ही शामिल हुआ। 6 में क्या बताया गया है आपका, EWS को, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्णों को आरक्षण दिया जाएगा, सिर्फ ये बात की गई है, आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। वो आरक्षण अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि किन अवसरों पे, बोले कि भेदभाव नहीं होगा उनके साथ में, सिर्फ उनको आरक्षण दिया जाएगा। 16 सिक में इसकी व्याख्या की गई कि भैया जब कभी लोक नियोजन के अवसर होंगे तब उनको दिया जाएगा, ठीक है। 16 में कितने ग्राउंड बढ़ा दिए गए थे, यहाँ पर बताओ फटाफट से संख्या लिखो। 5 के अलावा 2 ग्राउंड और आ गए थे आपका, उद्भव और निवास स्थान, ठीक है, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ी इसीलिए इनकी व्याख्या इन्होंने की।
लोक नियोजन, कभी भी कोई आपका सरकारी नौकरी आदि के पद होंगे, सरकारी अवसर पर सबको बराबर समानता मिलेगी। 16(2) में कहा गया कोई भी व्यक्ति अपात्र नहीं होगा। 16(3) में कह दिया कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव, यानी इससे पहले निवास स्थान को व्याख्या की और 16(3) में निवास स्थान के आधार पर कह दिया भेदभाव होगा। राज्य के अधीन सेवाओं में 16(4) में किसके आरक्षण की बात की गई? 15(4) में SC/ST आरक्षण की बात की गई थी, और 16(4) में क्या है, यहां पर उस आरक्षण का लाभ उनको मिल रहा है, 15(4) और 16(4). 16(4) में आपका प्रमोशन और आपका कैरी फॉरवर्ड को, पहले प्रमोशन फिर कैरी फॉरवर्ड। 16(5) में नियुक्ति में वरीयता, और 16(6) में जो 15(6) में आरक्षण की बात की गई थी कि वो 15(6) में कहा गया था भेदभाव नहीं होगा ईडब्ल्यूएस को आरक्षण में, लेकिन यहां पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने की बात की गई, क्योंकि लोक नियोजन तो 15 में हो ही नहीं सकता, क्योंकि है ही आर्टिकल 16 में। ठीक है, तो सिंघो आयोग की सिफारिश पर क्या बोलेंगे, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, परिवार की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। अस्पृश्यता का अंत, यानी कि आप कोई भी छुआछूत जैसी चीजें, कि भाई जो छुआछूत है उसका अंत होना चाहिए, और हम सब लोगों का भारतीय होने के नाते ये उत्तरदायित्व भी बनता है कि हम जब हम कहते हैं कि हमारा भारत एक है और फिर हम जातियों में भी बंटते हैं, फिर हम अपने आप को एक जातिगत रूप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वो हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबका जो जन्म है ना, आप अपनी जाति पर गर्व कर सकते हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जाति पर यदि गर्व करते हैं जहां आपका जन्म हुआ है, क्योंकि हुआ तो देखो हम सबका जो जन्म है वो बाय डिफॉल्ट है, ये भी हमको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम ये कहें कि भैया कर्मों के आधार पर ये होता है, तो उस थ्योरी पे भी किसी दिन हम बात करेंगे, और उस थ्योरी को आप ही ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, इस तरह की थ्योरी की कोई सच्चाई नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप दूसरी जाति को भी सम्मान दें, आप अपनी जाति पे भी गर्व करें, लेकिन आप दूसरी जाति को भी सम्मान दें। और आप बहुत गर्व भी अगर अपनी जाति पर नहीं करेंगे, या मैं खुद पर अप्लाई करता हूँ, अगर मैं बहुत गर्व भी अपनी जाति पर नहीं करूंगा और मैं दूसरे को भी नीचा नहीं समझूंगा, तो वो भी एक ही बात हुई। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, यानी संविधान में इस शब्द की व्याख्या नहीं है। अस्पृश्यता निवारण कैसे होगा, लोग बाग कैसे अनटचेबिलिटी को छोड़ेंगे, 55 में डिफाइन किया गया, और 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। उपाधियों का अंत किया गया, उपाधियों में सेना और विद्या की उपाधि ले सकते हैं, विदेश से उपाधि नहीं ले सकते। भारत रत्न आपको मिलेगा, क्योंकि उसको टाइटल ही मानने से मना कर दिया बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सबसे बड़ी जाति मानव जाति। अब आएंगे, संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें समानता का अधिकार देता है, बताएंगे जी। मनुष्य है हम हर किसी में डिफाइन कर देते हैं। हमने तो भैंस की जातियां बना दी, ये भदावरी है, ये मुर्रा है। हमने कुत्ते की जातियां बना दी, कुत्ते भी नहीं जानते होंगे कि मैं हस्की हूं या मैं जर्मन शेफर्ड हूं, मैं पिटबुल हूं, उनको नहीं पता होगा, वो खुद को कुत्ता ही समझते हैं। लेकिन हम तो वर्गीकरण में माहिर हैं, मनुष्य वर्गीकरण में माहिर है। में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें समानता का अधिकार देता है? आर्टिकल 14 से 18। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता हमें किस देश के संविधान से लिया गया? कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता क्या बोलेंगे यहां पर, देख लीजिए इसको फटाफट से, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण, क्या बोलेंगे? कानूनों इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये कहां से लिया गया? भी समान स्थितियों में समान व्यवहार हम करेंगे। जापानी से कोई जिक्र नहीं आया यहाँ पे, तो समता के में फ्रांसीसी से लिया गया नहीं भैया, अमेरिकी। यूपीएसआई 2021, ये 2021 वाला यूपीएसआई का 2023 में हुआ था, यानी लास्ट ईयर वाला एग्जाम है। निम्नांकित में से क्या अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वचन में शामिल नहीं है? न्यायिक निर्वचन में अब ये जितने भी कहते हैं भैया ऐसे पढ़ा दो, उनकी तरह पढ़ा दो, उनकी क्लास एक बार जाके देख लेना, कोई भी सर हो, ये प्रश्न मुझे करके दिखाना। लेकिन जो बहुत अच्छे अध्यापक होंगे तभी उनकी कक्षा से आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो ये प्रश्न ही नहीं कर पाते। इसका मतलब है आरपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया ये सब के लिए संभव नहीं था करना। तो कानून का शासन बताया गया था, रूल ऑफ लॉ। संसदीय सर्वोच्चता की सिद्धता बताई गई थी, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को। तर्कसंगत वर्गीकरण बताया गया था कि भाई हम करेंगे, लेकिन कहीं भी नेचुरल जस्टिस की बात नहीं की गई थी। ठीक है, संसदीय सर्वोच्चता